ठीक, देखो ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले क्या चीज़ है, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है। ट्रिग्नोमेट्री की एक सीधी सीधी हिंदी है, इसका फुल फॉर्म जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, तो ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, तीन। त्रिकोण मतलब तीन, कोण मतलब एंगल, मिति मतलब मापना, यानी तीन एंगल्स का मेजरमेंट जो होता है ना वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। थ्री एंगल्स का मेजरमेंट क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होती है। एक ट्रायंगल बना है, जब वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसमें से ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने से पहले एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि एक एंगल इसी की दे रखा है राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो एक एंगल तो 90 डिग्री का होना ही है ना। एक एंगल दे रखा है 90 डिग्री। अगर हम यहाँ पर कोई एंगल ले लेते हैं थीटा, अब यहाँ थीटा क्या है, कुछ लोग थीटा के नाम से घबराते हैं, ये क्या नाम है, तो थीटा एक एंगल का नाम है, कुछ भी हो सकता है उसका नाम। थीटा हो सकता है, कई तरीके के सिंबल्स होते हैं, थीटा हो सकता है, फाई हो सकता है, साई हो सकता है, अलग अलग तरीके का नाम। तो अगर ये एंगल हम सेलेक्ट करते हैं थीटा, तो अगर इस एंगल को हम सेलेक्ट करते हैं तो इसके जस्ट सामने वाली जो लाइन होगी इसको हमेशा चूज करेंगे, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेन्यूस एक ट्रायंगल में सबसे बड़ी लाइन होती है, हाइपोटेन्यूस कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, और जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, बेस। ठीक, इतनी बात समझ आई। अगर यहीं पर एक हम दूसरा ट्रायंगल बना रहे हैं, दूसरा ट्रायंगल बनाने में अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो अगर हम इसको थीटा चूज कर लेते हैं तो परपेंडिकुलर इसके जस्ट सामने वाली लाइन, ये लाइन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूस जैसा कि हमने बताया कि ये कभी नहीं बदलता है, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस और ये हो जाएगा बेस। ये ट्रायंगल का जो दे रखा है, जो एंगल दे रखा है, एंगल के हिसाब से जो इसकी लाइन होती है वो सेलेक्ट करते हैं कि क्या क्या होती है लाइनें, कैसे कैसे। अब जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रेशियोज दे रखे होते हैं, वो रेशियो क्या क्या है, अब उन रेशियो को ही हमको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, रेशियो में क्या है, जैसे एक रेशियो दे रखा होगा, सबसे पहले एक साइन दे रखा होगा, तो अगर हम साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा ये इंडिकेट करता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक, दूसरा रेशियो दे रखा है कि cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और तीसरा रेशियो दे रखा होगा कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन फॉर्मूले बेसिक। अब इसी से इन्हीं की फैमिली में, मतलब एक और जो टर्म है, जो एक और एंगल है, वो इसी की फैमिली से बिलोंग करता है। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इसका जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, कोसेक थीटा इसी का जस्ट अपोजिट होता है, ये दोनों एक ही फैमिली मेंबर है। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, h अपॉन p, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सेक थीटा वो इनकी फैमिली का मेंबर है, वो इनका जस्ट अपोजिट है, h अपॉन b। इतनी बात समझ आ गई। अगला है tan थीटा, तो इसकी फैमिली का जस्ट अगला मेंबर कौन सा है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये इनकी फैमिली के मेंबर है, ये इनकी फैमिली के, ये इनकी फैमिली, दोनों एक ही फैमिली के हैं पेयर्स में। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे हम फॉर्मूला क्या कह सकते हैं, जरा ध्यान से देखो। इसके बिहाफ पे हम एक फॉर्मूला ये कह सकते हैं कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा कोसेक थीटा का अपोजिट है कि नहीं है। अगर अपोजिट है तो हम ये लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या हम ये कह सकते हैं कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। अच्छा, उसी तरीके से हम बोल सकते हैं क्या कि cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा।
या फिर हम ये कह सकते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ये भी बोल सकते हैं। टेन को भी ऐसे बोल सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या फिर हम कह सकते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, ये बोल सकते हैं। तो ये हो गए तुम्हारे इसके बिहाफ पे फॉर्मूले कुछ, जिनका क्वेश्चन में बीच बीच में बहुत सारा यूज होगा। ठीक है, अब हम एक फॉर्मूला यानी एक रिलेशन और लिखेंगे। तो उस रिलेशन को हम क्या लिखेंगे, इसके लिए तुमको इसका समझना बहुत जरूरी है कि अगर लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, अगर लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच और लिखा हुआ है कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, ये दोनों अगर लिखा हुआ है तो क्या इन दोनों से कोई अगला फॉर्मूला ड्राइव हो सकता है या अगला रिलेशन निकल सकता है? तो देखते हैं, हो सकता है निकल जाए। तो इसके लिए अगर हम P अपॉन एच को और B अपॉन एच को दोनों को डिवाइड कर दें तो P अपॉन एच यानी कि क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा है ना, और ये क्या है B अपॉन एच कॉस थीटा है, यही तो है। हमने ऊपर साइन की वैल्यू रखी, नीचे कॉस की वैल्यू रखी, फिर ये ऊपर मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी P इंटू एच अपॉन B इंटू एच, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही तो हुआ, यही लिखा है ना। अब h से h कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा क्या P अपॉन बी, तो P अपॉन बी क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हम देखेंगे P अपॉन बी, अरे P अपॉन बी तो हमको मिल गया टेन थीटा, यानी हम क्या लिख सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमको एक फॉर्मूला और मिल गया। तो अगर टेन थीटा जो भी वैल्यू होती है कॉट इन्हीं की फैमिली का मेंबर होता है और वो वैल्यू क्या देता है, अपोजिट वैल्यू देता है, यानी हम इसके बिहाफ पे क्या लिख सकते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये समझ आ गया ना, इतना आ गया ना। ये हम ऐसे फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे, यानी इतना लिखने के बाद अभी जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया उसके बाद ये दो फॉर्मूले और हमारे आ जाते हैं। इनका भी बीच बीच में ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज होगा जब हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं अभी बेस। ठीक है, तो अब इसके बाद बारी आती है आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी कैसे है, तो आइडेंटिटी ऐसे है कि अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल और ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, हो गया ना। तो जहां राइट एंगल ट्रायंगल होता है वहां हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होगा, ये बात पता होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें अप्लाई करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम के बिहाफ पे हम क्या लिखेंगे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला, यही तो पाइथागोरस का फॉर्मूला है ना। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला यही तो है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं कि पूरे में एक पर्टिकुलर, जैसे कोई ये पाइथागोरस दे रखा है उसकी कोई एक साइड से पूरे में डिवाइड कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे एच स्क्वायर से पूरे में डिवाइड कर देते हैं, कोई फर्क तो पड़ा ना नहीं। पाइथागोरस थ्योरम लिखी हुई है तो एच स्क्वायर से पूरे में डिवाइड कर दें या फिर ये वाला एच स्क्वायर पूरे में इधर ट्रांसफर कर दें। तो हम पूरे में जब डिवाइड करेंगे तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ऐसा तो कर सकते हैं ना। इक्वल के इधर है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, है ना। ये एच स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं p अपॉन एच का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। इसको लिख सकते हैं b अपॉन एच का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। बात इतनी समझ में आई, ठीक है।
P अपॉन H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कौन सा रिलेशन था किसका? साइन का। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? साइन थीटा का स्क्वायर B अपॉन H क्या था? कॉस का। B अपॉन H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस का था, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक आइडेंटिटी हमारी पहली प्रूफ हो गई। अब इस आइडेंटिटी से हम 3 फॉर्मूले और भी बना सकते हैं, यानी एक तो बन ही गया है और इससे हम 3 और बना सकते हैं रिलेशन। यानी हम इसको अगर इधर ट्रांसफर कर दे तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर हम इस कॉस को इधर भेज दें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा फॉर्मूला बन गया कि नहीं? अभी आगे क्वेश्चन में जहां ये चीजें पेयर में मिलती हैं वहां पर हम इसको पुट कर देते हैं। क्वेश्चन जब भी आएगा, जब भी कोई क्वेश्चन होगा, उसमें अगर ये दो चीजें पेयर में मिलती हैं तो पेयर में मिलने पर हम क्या करेंगे? जहां जहां पर पेयर में मिलेंगे हम इसकी वैल्यू उठा करके प्लॉट करते जाएंगे। बात समझ आ गई ना? इसके बाद अभी तो हमने 1 से डिवाइड किया, पहला एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया ना? दूसरा अभी h से डिवाइड करने के बाद अब अगला हम चाहते हैं कि p से डिवाइड कर दें, तो पूरी इक्वेशन में p स्क्वायर से डिवाइड कर दें, कोई फर्क तो पड़ना नहीं। तो पूरी इक्वेशन में p स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया। ये पूरी इक्वेशन को हमने p स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ये p स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? h अपॉन p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस b अपॉन p का होल स्क्वायर। h अपॉन p क्या होता है? p अपॉन h तो साइन थीटा होता है, तो h अपॉन p क्या हो जाएगा? साइन का जस्ट अपोजिट है ना, और वो साइन की फैमिली का ही मेंबर होगा, तभी तो अपोजिट है। यानी क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। ये इसी का तो फॉर्मूला है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस b अपॉन h। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan, तो tan का जस्ट अपोजिट b अपॉन p कॉट हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे? यानी हमारा दूसरा फॉर्मूला ड्राइव हो गया। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दूसरी आइडेंटिटी। ठीक है। अब इससे भी हम अलग अलग पेयर बना के और भी बना सकते हैं। यानी हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। एक ये बन गया। दूसरा हम ये लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जहां जहां पेयर में मिलता जाएगा वैल्यू सिंगल से हम बदलते जाएंगे या वैल्यू प्लॉट करते जाएंगे। अगर हमको किसी क्वेश्चन मिल गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसकी जगह पर तुरंत हम क्या रख देंगे? कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हमको मिल गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह हम क्या प्लॉट कर देंगे? 1। ये दूसरी आइडेंटिटी बन गई हमारे p से डिवाइड करने पर। ठीक है। और तीसरी आइडेंटिटी पाइथागोरस थ्योरम थी हमारी, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तीसरी हम b स्क्वायर से पूरे में डिवाइड कर देते हैं, तो जब हम b स्क्वायर से पूरे में डिवाइड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे? h अपॉन b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p अपॉन b का होल स्क्वायर प्लस 1। अब h अपॉन b क्या होता है? b अपॉन h तो cos होता है, तो cos की फैमिली का कौन सा ऐसा मेंबर है जो जस्ट अपोजिट हो cos के? तो सेक हो जाएगा ना। ठीक। ये p अपॉन b क्या है? ये तो tan है। अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था, ये रिलेशन लिखा था इसका।
तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आइडेंटिटी आ गई, बात समझ आ गई। तीसरी आइडेंटिटी, अब इससे भी हम 3 फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे जिसका हमको बहुत यूज होगा आगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये तो अगला ट्रिग्नोमेट्री का बेस हुआ। ये क्लास 10th के लेवल का है, जहां से ट्रिग्नोमेट्री शुरू होती है, फॉर्मूला कैसे आता है, कैसे आइडेंटिटी बनाते हैं, ये एक तरीका था आइडेंटिटी बनाने का। इतनी बात समझ आ गई ना। इसके बाद आगे हम कोई भी क्वेश्चन लेकर के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, वो अभी थोड़ी देर बाद सॉल्व करके दिखाएंगे तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का। दूसरा इसी में आता है एंगल की वैल्यू कैसे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एंगल की वैल्यू कभी याद नहीं होती, तो अगर याद नहीं होती तो कोई ज़रूरत नहीं याद करने की, तरीका समझो, उसको लिखते कैसे हैं वो तरीका समझ जाओगे तो एक बार जब पेपर देने जाओ तो किनारे बना लो, ठीक है। और उसको बनने में बहुत कम समय लगेगा। जैसे कुछ चीज़ें हैं जिनको अपने दिमाग में बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला एंगल है 0 डिग्री, अगला 30 डिग्री, नेक्स्ट हो जाएगा 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। फिर हम करेंगे क्या कि 0 से गिनती लिख देते हैं, 1 2 3 4 लिख दिया। एंगल याद नहीं होता है, एंगल पूरा ग्राफ बनाने का या पूरा चार्ट बनाने का ये तरीका है। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 4 है, सबसे बड़ी वैल्यू से पूरे में डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। हमने पहले क्या किया, 0 से लेकर के 4 तक की गिनती लिख दी, नंबर लिख दिया। नंबर लिखने के बाद सबसे बड़ा नंबर क्या था, जो भी सबसे बड़ा नंबर था उस नंबर से पूरे में डिवाइड कर दिया, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट कर दिया। स्क्वायर रूट करने के बाद 0/4 करोगे तभी भी आएगा क्या, 0। 1/4 यानी 1/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1/√2। ये हो जाएगा √3/2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। बात समझ आ गई ना। ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, ये साइन की हो गई। पहली वैल्यू किसकी हो गई, ये साइन की। सबसे पहला क्या है, साइन ही तो है। अब दूसरी वैल्यू कॉस की। कॉस की वैल्यू के लिए हम इधर से इधर लिखना शुरू करते हैं। देखो सबसे लास्ट नंबर क्या है, 1 इधर, सेकेंड √3/2, थर्ड 1/√2, ये 1/2, ये 0। समझ आया। अगला tan के लिए हम क्या लिखेंगे, tan अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि tan साइन और cos दोनों का रेशियो होता है ना। तो sin/cos tan होता है ना। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 डिग्री या 0 वैल्यू आएगी। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1/√3। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो सेम वैल्यू है, दोनों कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3। और इनका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, अनडिफाइंड। अब अगला अगर कॉट का चाहिए, कॉट का ग्राफ बनाना है तो tan वाले को उल्टा करते जाओ, वो कॉट का ग्राफ हो जाएगा। अगर सेक का चाहिए तो सेक क्या है, कॉस का अपोजिट है ना। कॉस की वैल्यू उल्टा करते जाओ, 1/1, 2/√3, √2/1, 2/1, 1/0 यानी इनफाइनाइट। उसी तरीके से कोसेक का भी हम निकाल लेंगे। यानी ये चार्ट बनाना बहुत आसान है। चार्ट में तुमको कोई दिक्कत नहीं है, ये चार्ट जब चाहोगे तब तुम बना सकते हो। इसको याद भी नहीं करना है, चार्ट कभी भी याद नहीं किया जाता है। चार्ट तुम क्वेश्चन लगाना शुरू करो, इतने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ कि ये चार्ट ऑटोमेटिक याद हो जाएगा तुम्हें। और इसके जस्ट आगे की वीडियो
मैंने डाल रखी है। जस्ट आगे यानी 90 प्लस एंगल अगर कभी आता है, जैसे 135 या 150, 180, इस तरीके की जो भी वैल्यू निकालनी हो उसकी वीडियो मैंने डाल रखी है। वो एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे क्वाड्रेंट के थ्रू। जब फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे क्वाड्रेंट के थ्रू, तो उस फॉर्मूले में हम वैल्यू प्लॉट करके उसको 90 से छोटा करते हैं, और 90 से छोटा करने के बाद मुझे 90 तक की वैल्यू याद है, हम उसकी वैल्यू उठा करके डायरेक्ट पुट कर देते हैं। बात समझ आई? उसको क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम फॉलो करते हैं। बात समझ आ गई ना? यानी इस तरीके से हम पूरा एंगल, ठीक समझ गई बात?